हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टोरीज बाय डी। एक ऐसा चैनल जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। और दोस्तों, आज की कहानी भी गजब की कहानी है। पर कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं एज ऑलवेज कि प्लीज जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो लगे हाथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मोटिव है, वो है इंडिया का सबसे बेहतरीन नंबर 1 स्टोरी टेलर बनने का। एंड वो आपकी ही सपोर्ट और आपकी ही मदद से पॉसिबल हो सकता है। अगर आप मुझे अभी सोचो, जब हमारा चैनल 25,000 सब्सक्राइबर पे, अगर आप अभी हमें सपोर्ट करेंगे जब हमारा चैनल मिलियंस में होगा तो आपको कितनी खुशी होगी। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वॉच अस ग्रो। आज की जो कहानी है दोस्तों, एक हॉन्टेड हाउस की कहानी है। और एज यूजुअल मैंने आज की कहानी में सारे लोगों के नाम और जगहों के नाम चेंज कर दिए हैं। सो आपको आपस में लड़ने की, झगड़ने की, बहस करने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि पिछली कहानी में और पिछली से पिछली कहानियों में आप लोग छोटी छोटी ना कमियां ढूंढने की कोशिश करते हो। देखो, होता है कि जब मैं कहानी सुनाता हूँ ना, तो मैं एक अनकट वे में कहानी सुनाता हूँ। कहानी कई घंटों की रिकॉर्ड होती है। फिर जब उसे एडिट किया जाता है तो उसमें से बहुत सारे पार्ट्स को काट दिया जाता है, जो हमें लगता है कि यार कहानी को लेंदी कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ पार्ट्स कैंसिल हो जाते हैं। जैसे कि पिछली स्टोरी में उसने ना वो हनुमान चालीसा पढ़ी, उसके फ़ोन की बैटरी कम थी, तो उसके बीच में था कि भाई इवेंचुअली लाइट आ गई, उसने अपना फ़ोन चार्ज किया, उसकी जान में जान आई, फिर उसने उसमें हनुमान चालीसा लगाई। अब वो सारी चीज़ें काटनी पड़ी क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सो मेरी एक गुजारिश है आपसे कि कहानी को आप कहानी की तरह ही इंजॉय करिए, उसमें मीन मेक निकालना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। सो चलो इसी बात पे इस कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी बड़ी हैवी है दोस्तों। ये कहानी मेरे को सायरा नाम की एक लड़की ने भेजी है। और ये जो कुछ भी हुआ है, ये उसने 17 साल की एज में सब कुछ सहा है। सायरा गाजियाबाद में रहने वाली एक बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही ग्राउंडेड सी लड़की थी। उसकी एक बहुत छोटी सी फैमिली थी, मम्मी पापा और एक छोटी बहन। सायरा की जो फैमिली थी दोस्तों, एक बहुत ही सीधी सादी पीसफुल फैमिली थी। सायरा की जो फैमिली में पापा थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, सायरा की मम्मी हाउसवाइफ थी, और सायरा की जो छोटी बहन है वो स्कूल जाती थी। सायरा भी अब कॉलेज जाने लग रही थी। सायरा के पापा ने कुछ टाइम पहले अपनी फैमिली के लिए घर लिया था। और वो घर दोस्तों बहुत खूबसूरत था। अंकल ने बहुत सालों की अपनी सेविंग्स ना इकट्ठा कर करके, पैसे जोड़ जोड़ के वो घर लिया था। तो वो घर अंकल के लिए इट मेंट अ लॉट टू हिम। बहुत ज़्यादा वैल्यू थी अंकल के लिए उस घर की। और वो जो घर था दोस्तों, अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत घर था। सब कुछ परफेक्ट था उस घर में। बस एक प्रॉब्लम थी कि वो घर ना बड़े सुनसान इलाके में था। उसके आसपास कोई पड़ोसी वगैरह कोई भी नहीं थे। मतलब लिटरली ऐसा लगता था रात को कि किसी बिल्कुल एकदम वीराने में वो घर है। ना लाइट्स, ना आवाज़, नथिंग। कोई भी नहीं था आसपास। अब ये लोग जो घर में आए, घर में शिफ्ट हुए, तो धीरे धीरे घर में सेटल होने लगे। और इनको बड़ी अच्छी वाइब आ रही थी, बड़ी खुशी थी ऑब्वियसली अपने घर की। यार एक अलग इमोशनल वैल्यू होती है ना दोस्तों। तो घर के अंदर शिफ्ट होने लगे, धीरे धीरे घर सज भी रहा था, ये लोग सेटल भी हो रहे थे, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। अब घर के शिफ्टिंग के दौरान ना सायरा की लाइफ बड़ी बिजी थी। सायरा पहले तो अपने कॉलेज जाती थी। वो सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक उसका कॉलेज होता था। फिर सिर्फ 1 घंटे का उसको ब्रेक मिलता था। 3 बजे से लेकर 9 बजे तक वो एकेडमी जाती थी। और फिर बेचारी 9:30 10 बजे तक घर पहुंचती थी। और वो इतनी थक गई होती थी ना कि उसको कुछ पता ही नहीं चलता था कि घर में उसके पीछे से क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, नहीं आ रहा, रिश्तेदार आए हुए हैं, कौन है क्या, उसको कोई मतलब नहीं होता था। वो बस घर आती थी, थका हार के खाना खा के सो जाती थी। अब आपको तो पता ही है ना, ये कहानी सायरा के घर के बारे में ही है। तो सबसे पहले मैं आपको सायरा के घर के बारे में बताता हूँ। सायरा का जो घर था दोस्तों, वो 2 मंजिला घर था। तो ग्राउंड फ्लोर पे, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे सायरा की फैमिली रहती थी। सायरा, मम्मी पापा, बहन उसकी। बीच वाला फ्लोर खाली था। वो इसलिए अंकल ने बनाया था कि यार किराएदार वगैरह को रखेंगे तो थोड़ा बेटर हो जाता है ना, सेफ्टी वगैरह हो जाती है। और सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर था, सबसे ऊपर, वहां उन्होंने ना जो इनके घर में काम करने वाली दीदी वगैरह थी, उनके रहने की जगह बनाई हुई थी। अब दोस्तों, यहीं से इस कहानी का पहला डरावना पेज स्टार्ट होता है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, दिस इज वेयर इट ऑल बिगेन। अब सायरा के ना एग्जाम शुरू होने वाले होते हैं। तो सायरा सुबह अर्ली उठना शुरू करती है ताकि अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सके, क्योंकि मैंने बताया ना पूरा दिन तो उसका बड़ा बिजी जाता है। अब सायरा ना सुबह 4 बजे उठती है और पूरे घर में एकदम शांति होती है, बिल्कुल शांति, क्योंकि हर कोई सो रहा होता है। जब सायरा पढ़ने बैठती है ना, तो उसको अपने रूम के ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ आवाज सी आती है।
उसको ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई ऊपर ना कोई कोई इंसान या बच्चा बॉल से खेल रहा है। और सायरा को बड़ा ही अजीब लगता है, मतलब उसको अनयूजुअल सी लगता है। और सुबह क्योंकि इतनी शांति होती है तो आवाज ना उसे बड़ा बॉदर करने लगती है, पर सायरा उस आवाज को इग्नोर कर देती है, क्योंकि सायरा को ऐसा लगता है कि क्या पता कि जब वो स्कूल वगैरह कहीं गई हो तो ऊपर कोई रहना आ गया हो, कोई किराएदार मिल गया हो, क्योंकि घर वालों से तो उसकी ज्यादा बात इस बारे में हुई नहीं थी। और खैर वो उसको इग्नोर करके वो अपनी पढ़ाई वढ़ाई करने लगती है। उसके बाद वो अपने कॉलेज चले जाती है, दिन कॉलेज के अकेडमी, फिर उसके बाद रात को घर आती है, खाती पीती है, इस बारे में घर वालों से कोई डिस्कशन नहीं करते और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से 4 बजे उठती है वो, और जब वो 4 बजे उठती है तो फिर से उसको अपने रूम के ऊपर आवाज सुनाई देती है। इस बार उसको थोड़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है, पर वो फिर से इस बात को इग्नोर कर देती है। उसको लगता है मे बी कोई बच्चे होते हैं ना तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और खेलने वेलने लगते हैं, तो वो भी थोड़ा इग्नोर मारती है और वो अपनी पढ़ाई में फोकस करती है। देन अगेन पूरा दिन उसका फिर से बीत जाता है, रात को घर आती है, खाना खाती है, सो जाती है। थर्ड डे दोस्तों, थर्ड डे जब वो सोई होती है तो उसकी नींद खुलती है एकदम तेज आवाज़ से, और वो आवाज़ फिर से उसके रूम के ऊपर से आ रही होती है। वो जो भी बच्चा था ना जो बॉल से खेल रहा था, वो इस बार थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिटी से खेल रहा था, सारा जोर से खेल रहा था, इतने ज़ोर से कि सायरा की नींद खुल जाती है। अब सायरा की जब नींद खुलती है तो वो घड़ी देखती है, क्योंकि वो ये सोच रही होती है कि शायद 4 बज गए हैं, बच्चा खेलने लग गया है। पर वो देखती है कि घड़ी में बज रहे हैं 2:30, और वो 2:30 बजे देख के उसको बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि यार उसकी नींद खराब हो गई है, पूरा दिन खराब हो जाएगा उसका। खैर वो कोशिश करके फिर से सो जाती है, और अब उसकी नींद खुलती है 5 बजे। अब जब वो 5 बजे उठती है दोस्तों तो कोई भी आवाज़ नहीं हो रही थी, एकदम नॉर्मल साइलेंस वगैरह होता है, एकदम नॉर्मल होता है सब कुछ। फिर अगेन वो अपने रूटीन में पढ़ाई करती है, फिर अगेन वो कॉलेज चले जाती है, देन जैसे उसका यूजुअल डे होता है वैसे दिन उसका बीत जाता है। अब मॉर्निंग में जब सायरा की मम्मी उठती है ना तो सायरा कैजुअली अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी ऊपर कोई शिफ्ट हुआ है क्या? तो आंटी कहती है, नहीं नहीं, ऊपर तो कोई भी शिफ्ट नहीं हुआ बेटा। तो सायरा बड़ी कंफ्यूज हो जाती है। सायरा अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी ऐसे जब मैं सुबह उठ रही हूँ तो ऊपर मेरे को बॉल की खेलने की आवाज़ आती है। और आंटी ने फिर एकदम उसे लाइटली लेती है, हंसती है, बोलती है बेटा तू ना बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती है पढ़ाई की, तुम ना खाती पीती नहीं हो, कुछ ज़्यादा एक्सर्शन तुम कर रही हो, ठीक है, उस वजह से तुम्हें ना वहम हो रहा है। और आंटी लिटरली उसको इग्नोर कर देती है। अब सायरा को अजीब तो लगा कि ऐसे कैसे इग्नोर कर दो, पर फिर उसने भी कहा चलो छोड़ो यार, वो लेट हो रही थी, वो अपने कॉलेज चले जाती है। अब उस शाम जब सायरा घर वापस आती है ना तो वो देखती है कि भाई आंटी के तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, आंटी बिल्कुल भाई टेंशन में। तो बोलती कि मम्मा क्या हुआ, तबीयत ठीक है आपकी? तो फिर आंटी बोलती है, बेटा मैं नीचे काम कर रही थी तो ऊपर से बहुत तेज कुछ गिरने की आवाज़ आई, ऐसा लगा जैसे ऊपर जो हमारा झूमर है वो गिर गया है। पर जब मैं ऊपर गई ना तो वहाँ पे सब कुछ ठीक था, पर जब से मैं ऊपर गई हूँ ना तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, तबीयत भी ख़राब सी लग रही है, 4-5 बार तो मेरे को उल्टी हो गई है, और ना नाक से भी मेरे खून आया है, और बहुत ही घबराहट सी हो रही है मेरे को। और जब ये बात सुनती है सायरा, क्योंकि सायरा ऑब्वियसली वो बॉल वॉल इन सब चीज़ों से उसके दिमाग में तो चल ही रही थी बातें, तो एकदम घबरा जाती है और अंकल को कॉल करती है। अब इस पूरे किस्से से ना सब लोग डर तो गए थे, पर सबसे पहले आंटी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, और हॉस्पिटल में डॉक्टर देखता है, टेस्ट वगैरह करता है, सब कुछ नॉर्मल ही आता है। डॉक्टर बोलता है यार गर्मी से हो जाता है कभी कभी, इतना कोई घबराने की बात नहीं है, आप लोग परेशान मत हो। डॉक्टर उनको अपना सर दर्द वगैरह की दवाई देते हैं, और वो खाते ही आंटी एकदम ठीक हो जाती हैं, और उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। देन घर आके अगेन वही अपनी नॉर्मल लाइफ में हर कोई बिजी हो जाता है। दोस्तों अब इस घटना के 2 दिन बाद रात के करीबन 4 बजे सायरा ने हमें बताया कि रात के करीबन 4 बजे जो उसके जो हेल्पर रहते थे ना सबसे टॉप फ्लोर पे, वो भाग के आती है नीचे घबराई हुई। अब 4 बजे भाई ये लोग भी पैनिक में उठते हैं, क्या हुआ? तो वर्कर बताती है कि दीदी ऊपर हमारी छत पे ना किसी ने बड़े बड़े बक्से फेंके, और इतनी जोर की आवाज़ आई, मैं तो डर के मारे उठ गई और मैं आके नीचे भाग के आ गई। अब ये लोग बड़े हैरान हो जाते हैं। ये हैरान इसलिए होते हैं कि अगर यार आप सोचो आपके घर की छत पे कोई बड़ा सा सामान गिरेगा, बक्से गिरेंगे, तो नीचे आपको आवाज़ आएगी ना। पर सायरा और उसकी फैमिली ने कोई आवाज़ नहीं सुनी, जैसे सब कुछ इनके लिए म्यूट। वो आवाज़ सिर्फ जो है वर्कर्स ने सुनी थी। और ये जो सारी घटनाएं हुई थी ना, बॉल की आवाज़ आना, शैंडलियर गिरना, बक्से गिरना, ये बड़ी वियर्ड थी, क्योंकि बॉल की आवाज़ सिर्फ सायरा को आती थी, ठीक है। शैंडलियर जब गिरा तो वो सिर्फ आंटी ने सुनी, और अभी जो ये बक्से गिरने की आवाज़ आई है, बहुत हैवी कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई है, वो सिर्फ इनके हेल्पर्स ने सुनी है। अब सब वैसे ही थोड़ा थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन सायरा की मॉम उनकी जो हेल्पर्स हैं उनको थोड़ा शांत करवाती है, और फिर उनको लिविंग रूम में सोने के लिए बोल देती है। अब नेक्स्ट डे सब थोड़ा डरे हुए तो थे ही, लेकिन फिर काम वाम के चक्कर में सब भूल जाते हैं। फिर कुछ दिन तक ये बहुत नॉर्मल सा ही रहता है, बिल्कुल नॉर्मल। अब इनकी लाइफ में थोड़ा चेंज आता है। कुछ दिनों बाद इनके घर में नए किराएदार आते हैं। वो न्यूली मैरिड कपल थे,
और वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ना एक होम बुटीक चलाते थे। तो उन्होंने अपने फर्स्ट फ्लोर पे ना खूब सारे कैमरास वगैरह लगाए। वो दोनों कपल ना बहुत कम दिखते थे, उनका जो काम था, बिजनेस भी था ना, वो कुछ ऑनलाइन ही था। आंटी बताती थी सायरा को कि दिन भर ना बस डिलीवरी वाला आता रहता है, शायद उनके सामान को पिकअप करने के लिए, जो डिलीवरी वगैरह के लिए जाता होगा। वो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था कि कुछ दिनों बाद वो दोनों कपल वो नीचे आते हैं और उनका बिल्कुल चेहरा उतरा होता है, वो घबराए हुए होते हैं, उनकी बॉडी लिटरली शिवर कर रही होती है। वो आंटी को बोलते हैं कि आंटी जी, इस घर में हम एक रात और नहीं रुक सकते, हम एक रात यहाँ नहीं रुक पाएंगे, हम शिफ्ट हो रहे हैं। सायरा और उसकी फैमिली एकदम शॉक हो जाती है, भाई एकदम से क्या हो गया। वो बोलता है अच्छा आप बैठो तो सही, आप बताओ तो सही क्या हुआ, आप शांत हो जाओ। वो लोग बताते हैं कैमरास में जो दिखा है ना, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, अगर आपने देखा आप खुद इस घर में नहीं रह पाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ। वो बताते हैं कि रात में उनकी वाइफ को बाहर से कैट की आवाज आ रही थी, तो उन लेडी को कैट बहुत पसंद थी, तो वो डोर खोल के सीधे बाहर आ गई। और जैसे वो बाहर आई, कैट की आवाज बिल्कुल शांत हो गई। फिर वो अंदर आई और उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं बाहर ना खाना रख देती हूँ, कोई कैट आई है बाहर, खा लेगी दोबारा आएगी तो। और जैसे वो ये बोलती है, फिर से उनको कैट की कॉलिंग की आवाज आती है और फिर वो और उनका हस्बैंड दोनों बाहर जाते हैं। और जब वो बाहर जाते हैं, दे सी नोबडी, और आवाज भी एकदम बंद हो जाती है। अब वो अंदर आते हैं और अंदर आके वो कैमरा चेक करते हैं, बिकॉज कैट की आवाज उनको बिल्कुल रूम के बाहर से आ रही थी। तो वे देखने के लिए कैमरा खोलते हैं कि भाई क्या हुआ था, कहाँ गई कैट, क्या थी, क्यों आई थी। और जैसे वो कैमरा देखते हैं, भाई उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कैमरा में एक अजीब सी फॉगी सी शैडो क्रिएट हो रही है। और वो लोग जब बाहर जाते हैं ना कैट की आवाज सुनने के लिए, तो वो शैडो उनके सामने ही खड़ी होती है। और भाई जब वो कैमरे में उस शैडो को देखते हैं, वो इतना डर जाते हैं कि भाग के वो नीचे आ जाते हैं। देन आगे की कहानी तो आपको पता ही है। ये रिकॉर्डिंग वो सायरा और उसकी फैमिली को भी दिखाते हैं और भाई हर कोई बहुत घबरा जाता है, क्योंकि वो साफ पता चल रहा होता है उस रिकॉर्डिंग में कि यार ये कुछ तो लफड़ा है। वो लोग उसी रात पूरा घर खाली करके चले जाते हैं और सायरा और उसकी फैमिली को ना एक्चुअल में बहुत बुरा लग रहा होता है और उनको ये भी फील हो रहा होता है कि शायद एक्चुअली इस घर में कुछ दिक्कत है। दोस्तों अब सायरा बताती है कि इसके बाद जो घर का माहौल है ना, वो माहौल भाई थोड़ा सा उसका खराब ही होता जाता है। उनको ना बहुत ही अनयूजुअल सी चीजें घर में महसूस होने लगती हैं, नोटिस होने लगती हैं। जगह जगह पे सामान रखा हुआ गिर जाता है, चीजें टूटने लगती हैं, कभी शीशा अपने आप फूट जाता है। उनके जैसे बाथरूम में जो मिरर है उसमें क्रैक हो गया है। और एक बार तो आंटी काम कर रही थी, उनके पैर पे लिटरली वो काम कर रही है, बगल में भाई अलमारी में ग्लासेस रखे थे, वो पैर में गिर गए उनके, इनफैक्ट उनको चोट भी आ गई। और ऐसे ना बहुत सारी चीजें, जैसे एक बार उनको दीवारों पे छोटे छोटे ना लाल रंग के ड्रॉप से दिखे, तो ऐसा लगा जैसे कि वो ब्लड है, पर अब ब्लड कहाँ से आया भाई, किसी के तो कटा ही नहीं हाथ पैर, है ना। तो ऐसी बहुत ही अनयूजुअल सी चीजें हो रही थी और वो घर का जो माहौल था ना बहुत ही हेवी सा हो गया था, बहुत ही डिप्रेसिव सा हो गया था। और ये सब तो चल ही रहा था। फिर एक दिन उनकी जो काम करने वाली दीदी थी, वो रोते रोते इनके पास आती है और भाई वो बहुत ही घबराई हुई होती है। उसकी ना नाक से वैसे ही खून आ रहा होता है जैसे एक बार आंटी का भी आया था, मैंने बताया था ना जब वो शैंडलिया गिरा था तो उनकी नोज से ब्लीडिंग हुई थी, सेम उसकी नाक से खून आ रहा होता है। और वो रोते रोते कह रही होती कि दीदी मैं इस घर में अब काम नहीं कर सकती, चाहे कुछ हो जाए मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। तो सायरा लोग उसे बैठाते हैं, दवाई ववाई देते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, मतलब ऐसा एकदम से तू क्यों घबरा गई, तू काम छोड़ने की क्यों बात कर रही है, इतने सालों से तू हमारे साथ है। वो बताती है कि वो नॉर्मली खिड़की के बाहर देख रही थी, अंधेरा था काफी, तो वो देखती कि बाहर छत में दो बच्चे खेल रहे हैं। पहले वो सोचती है उसी के बच्चे हैं, पर जैसे वो मुड़ती है वो देखती है उसके बच्चे तो अंदर सो रहे हैं। और भाई फिर उसकी क्या फटती है, वो ऐसा घबरा जाती है और भाग के नीचे आ जाती है। और उसी दौरान उसके जो है ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो जाती है। ये सब सुन के सायरा और उसकी फैमिली को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। और काम वाली ऑब्वियसली चले जाती है उसकी, तो घर ना बिल्कुल खाली खाली सा हो गया था उनका। अब घर में सिर्फ सायरा, उसकी मॉम, डैड और बहन ही बच गए थे। और जो डर था ना वो हर रोज बढ़ रहा था। अब एक रात ये लोग कहीं बाहर गए थे, तो वापस आते आते इनको रात के 1 बज गए। अब जब घर वापस आते हैं तो एक होता है ना, लड़कियां एक स्किन केयर वगैरह करती है, तो नॉर्मली सायरा की जो बहन है वो मिरर के सामने बैठ के अपना स्किन केयर वगैरह कर रही थी कि सडनली वो देखती कि शीशे के ऊपर ना एक छोटा सा हाथ का निशान है। होता है ना जैसे आप अपने हाथ को शीशे पे टच कर दोगे तो एक इम्प्रिंट सा बन जाता है, वैसा निशान देख लेती है वो। सायरा की बहन जोर से चिल्लाती है और ये सारे लोग जब उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो भाग के इसके रूम में आते हैं और फिर वो पूरी कहानी इनको समझाती है। सायरा के जो फादर हैं वो जाते हैं वॉशरूम में और वो देखते हैं शीशे में, भाई है वो जो हाथ का निशान है वो तो है ही। और भाई सारे लोग ना बहुत ही घबरा जाते हैं। ये सारी चीजों की वजह से ना पूरी फैमिली उसकी ना बहुत ही मेंटली एग्जॉस्ट हो गई होती है। दोस्तों उस रात से ना सारी चीजें सायरा के अराउंड होने लगी, जो भी कुछ होता था वो सायरा के साथ ही होता था। अब जैसे एक किस्सा आपको बताता हूँ मैं। अब एक रात सायरा ना लाउंज में बैठी थी, उसके कजन्स घर आए होते हैं, टीवी ऑफ था और काफी शांति थी वहां पे। सारे लोग अपना ना वहीं पे लाउंज में बैठ के अपने अपने फोन में लगे हुए थे कि सडनली सायरा का ना एकदम से खिड़की की तरफ नजर जाती है और खिड़की के बाहर वो देखती है एक औरत की टाइप का एक उसको ना एक परछाई सी दिखती है
एक लेडी की परछाई। वो जब थोड़ा और ध्यान से उसकी तरफ देखती है तो देखती है कि वो लेडी का ना हल्का सा चेहरा कटा हुआ है, रिंकल्स हैं फेस पे और जो एक्सप्रेशन है उसके बड़ी ब्लैंड, बड़े डरावने से, और ये लगभग 2-3 सेकंड का ना आई कांटेक्ट भी होता है और फिर सडनली गायब। और सायरा उतनी देर में जोर से चिल्लाती है एकदम मम्मी मम्मी बोल के, और फिर आंटी एकदम से उसके पास आ जाती है। सायरा की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है, वो जोर जोर से रोने लगती है। सायरा के कजन्स वहीं पे बैठे होते हैं बट दे सॉ नथिंग, उनको कुछ नहीं दिखा और वो बड़े दे वर वेरी सरप्राइज कि भाई ये क्या हो गया। अब दोस्तों होने के लिए कुछ भी हो सकता है, बट हो सकता है सायरा को हेलुसिनेशन भी हो रहे हो, बिकॉज वो बहुत रातों से ना सोई भी नहीं थी ढंग से, ना वो ढंग से खा रही थी। ऑब्वियसली दोस्तों व्हेन यू डोंट ईट वेल, जब आप सोई नहीं होते हो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी होते हो, तो आपका माइंड आपके साथ गेम्स खेलता है। योर माइंड स्टार्ट्स टू प्ले ट्रिक्स ऑन यू। हो सकता है उसको हेलुसिनेशंस हो रही हो, पर जब वो बहुत जोर से चिल्लाई तो भाई मम्मी पापा आए उसके पास देखने के लिए, और जब वो बाहर आते हैं ना सायरा के पास, तो उनको दूर ना एक बहुत तेज कांच टूटने की आवाज आती है, और उस आवाज आने के साथ साथ लाइट भी चली जाती है। बहुत ड्रामेटिक है दोस्तों, बट सायरा बताती है सेम चीज हुई है उसके साथ। जब लाइट जाती है तो वो लोग बहुत पैनिक करते हैं और एकदम से वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो अंधेरा होता है, तो ये लोग देखते नहीं है और सायरा का पैर कांच में पड़ता है और वो कांच से सायरा का पैर कट जाता है। सायरा की चीख निकल जाती है, और जब वो लोग फिर टॉर्च ऑन करके देखते हैं, देखते हैं कि उस ग्लास से ना सायरा का पैर कट गया होता है और काफी ब्लीडिंग भी हो रही होती है। और उसके बाद वो लोग देखते हैं कि जहाँ पे सायरा ने इशारा किया था ना कि जहाँ पे उसे औरत दिखी, वही खिड़की का कांच टूटा होता है। अंकल बेचारे क्या करते हैं, वो अंदर जाते हैं, फटाफट मोबाइल की लाइट ऑन करते हैं, गाड़ी की चाबी लाते हैं, देन दे रश टू हॉस्पिटल। सायरा को इतना पेन हो रहा होता है, प्लस वो इतना घबराई भी होती है कि वो ऑलमोस्ट फेंट हो गई होती है। वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, फटाफट से उसकी ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, स्टिचिंग वगैरह करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि भाई बहुत खून बह गया है इसका, काफी ज्यादा गहरी चोट लगी है। फिलहाल तो सायरा को हॉस्पिटल में रख लेते हैं वो लोग, पर भाई ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ होता है ये इनके पूरी फैमिली को ना एकदम हिला के रख देता है। अब इस घटना के ना कई दिनों तक एकदम शांत रहता है, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी उस घर में नहीं होती, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हो ही ना गलत। कुछ दिनों बाद वो औरत सारा को फिर से दिखती है, एक परछाई की तरह कुछ सेकंड्स के लिए, और सारा बहुत डर जाती है। और ये सारी चीजें ना जब वो डर जाती है, रोती है, शिवर करती है, उसकी तबीयत से खराब होने लगती है, उसकी हेल्थ और मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत कॉम्प्रोमाइज होने लगती है। और ऑब्वियसली इन सब चीजों में सबसे ज्यादा सारा इफेक्टेड थी, बट मेंटली मैं कहूंगा कि सारा के फादर सबसे ज्यादा इफेक्टेड थे। आप सोचो यार, एक मिडिल क्लास आदमी, मतलब नहीं यार, जिंदगी भर की कमाई को इकट्ठा करता है ना, एक एक पूंजी जोड़ के वो घर खरीदता है, और फिर इस तरह की चीजें उस घर में अगर होने लगे तो मतलब वी कैन नॉट इमेजिन कि भाई वो कैसा फील करते होंगे। तो काफी लंबे टाइम तक तो अंकल डिनायल में ही थे, मतलब वो ऐसा बिलीव करते थे कि ये सब एक इत्तेफाक है, ये कोई पैरानॉर्मल चीज नहीं, ये एक इत्तेफाक की तरह ही हो रहा है। पर जब ये चीजें बहुत बढ़ गई और वो देख रहे थे कि भाई उनकी प्यारी सी बेटी है ना, उसकी हेल्थ इतनी कम होती जा रही है, घर का माहौल बहुत खराब हो चुका है, तो इवेंचुअली वो फिर थोड़ा सा एक्शन लेते हैं और वो इवेंचुअली पंडित जी को घर पे लेके आते हैं। पंडित जी आते हैं और बड़ी ही यार होपफुल बातें इनको बताते हैं। वो बोलते हैं कि देखो यार, अभी तक आप लोगों ने तो बहुत कुछ सहा है भाई, उनको बहुत कुछ फील भी होता है उस घर में। वो बोलते हैं अब आप टेंशन मत लो, अब मैं सब कुछ सही कर दूंगा। फिर वो गंगा जल वगैरह लेके पूरे घर में छिड़कते हैं, मंत्र जाप वगैरह करते हैं और एक छोटा सा हवन कराते हैं। और जाते जाते पंडित जी उनको बिल्कुल अश्योरेंस देते हैं कि आप बिल्कुल, आप टेंशन मत लेना, अब बिल्कुल सही होगा। और भाई उसके बाद एक्चुअली में 2-3 महीने हो जाते हैं दोस्तों, और उस घर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो रहा होता है, बिल्कुल नॉर्मल, जस्ट लाइक बिफोर। सायरा के एग्जाम्स भी आ जाते हैं दोबारा, वो अपनी पढ़ाई में बिजी हो जाती है, वो आवाजें आना, चीजें गिरना, वो निशान, चीजों का टूटना बिल्कुल खत्म हो जाता है। सायरा की फैमिली को फाइनली ये लगने लगता है कि चलो यार, उनका घर एक नॉर्मल घर की तरह अब हो गया है। बट फिर कुछ ऐसा होता है इनके साथ दोस्तों कि भाई उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सायरा की जो बहन है उसका नाम रुचि होता है, शायद मैंने आपको बताया नहीं। तो एक दिन रुचि ना घर पे अकेली होती है और सायरा और आंटी गए होते हैं बाजार से कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। तो रुचि अपने रूम से सायरा के रूम में जाती है, उसको एक लैपटॉप या कुछ चाहिए होता है, वो लेने के लिए जाती है। तो वो देखती है कि रूम में तो सायरा बैठी हुई है और सायरा ना विंडो की तरफ को फेस करके बैठी होती है। तो रुचि सायरा को बोलती है, सायरा तुम कब आई? तो सायरा को जवाब ही नहीं देती। अब वो दोबारा से सवाल पूछती है कि सायरा, सायरा तू गई नहीं थी क्या मार्केट? और जैसे वो ये बात बोलती है, उसको नीचे लिविंग रूम से आंटी और सायरा की आवाज आती है, और जैसे उसके कान में आवाज पड़ती है ना भाई, उसकी फटती है एकदम, वो घबरा जाती है और भाग के नीचे जाती है। एंड अगेन वो देखती है कि भाई वहां पे तो आंटी और उसकी मम्मी और सायरा नीचे दरवाजे से एंटर कर रहे हैं। अगर सायरा नीचे से एंटर करी तो वो कौन थी? ओ भाई, रुचि की जो हालत खराब होती है, वो रोने लगती है भाई, और रोते रोते उसकी हालत खराब हो जाती है। अब एकदम से सायरा और आंटी को भी पैनिक हो जाते हैं, वो भाग के रूम में जाते हैं, देखते रूम में तो कोई है ही नहीं। ये तीनों बहुत डर जाते हैं भाई, वो आपस में कहने लगते हैं कि यार ये फिर से तो नहीं शुरू हो गया जो हो रहा था पहले। तो आंटी ना फटाफट मंदिर में जाती है, उनके घर का जो मंदिर होता है, और वहां पे जो जल दिया होता है पंडित जी ने, वो जल लेती है, पूरे जल का छिड़काव ना पूरे घर में करती है। अब अगले दिन संडे होता है और अंकल के ना ऑफिस के कलीग की रिटायरमेंट पार्टी में जाना होता है।
तो अंकल आंटी तो रिटायरमेंट पार्टी में चले जाते हैं और जो सायरा है, सायरा अपने गई होती है एकेडमी वगैरह में, तो रुचि घर में अकेली होती है। रुचि को यार देखो एक दिन पहले ऑब्वियसली डर भी लग रहा होता है उसको, पर अब करे क्या वो, तो अपना बेचारी हिम्मत बांध के बैठी होती है लिविंग रूम में कि बेडरूम से ना उसको कुछ आवाज आती है। घबराते घबराते रुचि बेडरूम की तरफ जाती है तो देखती है कि बाथरूम से आंटी की आवाज आ रही होती है उसको। और वो भाई जैसे आंटी की आवाज आती है, उसको तो पता है भाई आंटी और अंकल तो गए हुए, वो घर के बाहर भाग जाती है, घर के बाहर जाती है और वहां से फिर अंकल को रोते रोते कॉल करती है। अंकल बेचारे यार वो एकदम कहते हैं बेटा तू रुक हम आ रहे हैं। वो बेचारे वहां से सब कुछ फंक्शन छोड़ के घर आते हैं। बेचारी वो रुचि डर रही होती है, घबराई होती है। सायरा को तो जब वो आती है तब पता चलता है कि भाई वहां पे क्या सब हुआ है। और ये लोग ना बेचारे बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बहुत ही मतलब टूट जाते हैं। कहते हैं यार थोड़ी सी लाइफ ठीक चलने लग रही थी, फिर से शुरू हो गया यार ये सब। अब ये सारी चीजें ना दोस्तों धीरे धीरे इंटेंसिफाई होने लगती हैं। नेक्स्ट डे आंटी नहा रही होती है कि उनको आवाज आती है अंकल की। वो ऐसी आवाज होती है कि बाहर आ जाओ, सुनो बाहर आ जाओ। ऑब्वियसली आंटी सोची कि अंकल ही बुला रहे हैं बाहर ऑब्वियसली, पर वो रियलाइज करती है कि भाई उनके हस्बैंड यानी अंकल तो सुबह ही ऑफिस चले गए हैं। ओ आंटी घबरा जाती है। भाई आप इमेजिन कर रहे हो ऐसा कुछ आपके साथ हो जाए तो कैसा होगा। भाई वो इतना डर जाती है, इतना डर जाती है, वो बाथरूम से बाहर ही नहीं आती, घबरा जाती है बेचारी। उनकी तबीयत सी खराब हो जाती है, अंदर इतनी ज्यादा उनको पैनिक और ऐसा डर लग जाता है ना उनको। वो बस बेचारी अंदर से ची सायरा बस वो चिल्लाते रहती है। और जब ये लोग बाहर आते हैं बोलते मम्मा बाहर कोई नहीं, आप बाहर आ जाओ। भाई आंटी डर के मारे बाहर ही नहीं आती, वो इतना घबरा चुकी होती है। आंटी का लिटरली ब्रेक डाउन हो गया होता है भाई, उनकी हालत खराब हो जाती है, वो बाहर आती ही नहीं है। उसके बाद रुचि बेचारी यार पापा को फोन करती है, अंकल बेचारे वहां से आते हैं, फिर वो बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, बड़ी मुश्किल से फिर आंटी को बाहर निकालते हैं बाथरूम से। अंकल उनको बोलते हैं कि देखो यार ऐसा है, जो भी हो रहा है हम सबको पता है क्या हो रहा है, पर हम जितना डरेंगे ना वो चीज हमें और डराएगी, तो हमें ना डरना नहीं है इससे। अब अंकल इस तरह से उनको ना मोटिवेट करते हैं कि इन बेचारों में भी थोड़ी हिम्मत आती है। अब इस घटना के बाद ना 2-4 दिन कुछ नहीं होता, पर ऑब्वियसली अब ये लोग रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। सायरा, रुचि और अंकल आंटी एक ही रूम में सो रहे होते हैं। अब ये रूम के अंदर होती है कि बाहर से ना एकदम से कोई बहुत जोर से इनके दरवाजे पे नॉक करने लगता है। अंकल बोलते हैं देखो ऐसा है, तुम जितना इस पे ध्यान दोगे ये चीज उतना ही तुम्हें डराएगी, तुम इसको ना इग्नोर कर दो, तुम इग्नोर करो बेटा, तुम घबराओ मत, और उसके बाद जो है ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। पर वो जो नॉकिंग है ना पहले तो मेन डोर पे हो रही होती है, अब इनके बेडरूम के कमरे पे होने लगती है। रुचि बताती है कि भाई ये लोग इतना डर जाते हैं, इनके पास कोई चारा ही नहीं होता, बस ये जोर जोर से ना हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। और उस दिन रुचि बताती है कि भाई पहले दिन भैया हमने जो है हनुमान चालीसा की पावर को फील किया। ये लोग जब हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो जो नॉकिंग थी दरवाजे की वो धीरे 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 कम हो जाती है, फिर इवेंचुअली खत्म हो जाती है। तो ये लोग बोलते हैं अंकल को कि पापा प्लीज छोड़ते हैं घर यार, कोई बात नहीं, हमारी जान रहेगी तो यार सब कुछ सही रहेगा, छोड़ देते हैं इस घर को। पर समहाउ अंकल को ना उस घर को छोड़ने का मन नहीं करता है। मेरे को लगता है कि शायद मेरे को यही रीजन मैं समझ पाता हूँ कि यार उनकी जिंदगी भर की कमाई और बहुत सारे अरमानों और उससे वो घर के अंदर शिफ्ट हुए हैं। देन होता है ना एक हमारे जो आई मीन ऑब्वियसली जो ऊपर एज वाले लोग होते हैं, जो पेरेंट्स हैं या उस जनरेशन के लोग हैं, कई सारे लोग ना थोड़े डिनायल में जी रहे होते हैं, पर वो घर बदलना नहीं चाहते। तो सिमिलर मेरे को लगता है कि अंकल के साथ भी सेम ही प्रॉब्लम थी, और वो फिर भी इनको समझाते हैं कि बेटा नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, पूजा वूजा कराएंगे बेटा, तुम देखो घबराओ मत, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आती हैं पर देखो प्रॉब्लम से लड़ना है, इस तरह से ना इनको बस मोटिवेट कर देते हो। अंकल बस ये चाहते हैं कि घर का माहौल ना बिल्कुल नॉर्मल बना के रखे। वो जैसे वो ऑफिस से आके टीवी ऑन कर देते हैं, इनसे पूछेंगे बेटा कैसा रहा दिन, जबकि बहुत कुछ चल रहा है जिंदगी में, पर समां वो एक माहौल ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं अपनी फैमिली के सामने कि भाई सब कुछ सही है, तुम बस घबराओ मत। वेरी वियर्ड बट इट इज हाउ इट इज। आपकी फैमिली में बहुत सारे परिवारों में इस तरह के लोग होते हैं दोस्तों। अंकल भाई जिनसे घर लिया था उनसे बात करने की कोशिश करी पर उनसे कोई बात ही नहीं हो पाई। जो बीच में ब्रोकर था, मीडिएटर था, अंकल ने उनको सब पूरी किस्सा बताया पर उसने बिल्कुल मना कर दिया। कहता सर आपको वहम हो गया सर, कोई ऐसा तो कुछ है ही नहीं यहाँ, इस तरह की तो कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। भाई वेरी सरप्राइजिंग। सायरा बताती है कि भैया उस टाइम पे ऐसा लग रहा था हमें कि भाई हम तो बस फंस गए हैं यहाँ पे, अपने पापा को छोड़ के तो जा भी नहीं सकते और उनके बिना जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, और पापा जो है कि इस घर से जा ही नहीं रहे वो कहीं। भाई क्या मतलब कितनी खतरनाक सिचुएशन होगी ना दोस्तों, कितनी बेबसी वाली सिचुएशन होगी है। खैर चलो मैं आगे कहानी बताता हूँ, आगे तो भाई और खतरनाक होने वाली है अब कहानी, अब आप ध्यान से सुनना ठीक है दोस्तों। सायरा मुझे बताती है कि भैया 3-3:30 बजे मेरी नींद ना खुद ही खुल जाती थी, और एक रात जब उसकी ऐसी नींद खुली तो उसने देखा जैसे कि उसकी जो सामने जो दीवार थी ना उस पर किसी ने उंगली से कुछ खुरचा हो। और वो जब देखा ना सायरा ने तो वो एकदम से फ्रीज हो गई, वो उसकी बिल्कुल आवाज़ ही रुक जाती है। वो लिटरली अपने जो साइड टेबल है ना उसका, वो उस लैम्प को ऑन करती है और फिर वो देखती है कि सामने जो उसकी दीवार है वहां पे एक फ्रेशली ड्रॉन लाइन सी है, जैसे किसी ने बस अभी अभी स्क्रैच मारा हो। सायरा ना बहुत घबरा जाती है और
सायरा मतलब ऑब्वियसली सायरा को समझ में आ रहा होता है कि भाई ये चीज़ें ना अब इंटेंसिफाई होते जा रही हैं और अब जो भी आगे होगा ना वो अच्छा नहीं होगा, पर सायरा बेबस है भाई, वो क्या कर लेगी। सायरा के जो फादर है ना वो ना हमेशा से बड़े काम, सॉफ्ट, बड़े शांत तरह के इंसान रहे हैं, पर धीरे धीरे ये लोग नोटिस कर रहे हैं कि उनके भी जो बिहेवियर में ना चेंजेस आ रहे हैं। शुरू में इनको लग रहा था कि यार ये बिहेवियरल चेंजेस बहुत ही नॉर्मल हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यार इतना स्ट्रेस, प्रेशर, क्या क्या नहीं चल रहा है ना उनकी ज़िंदगी में, तो उनको लग रहा है कि ये सब नॉर्मल ही है। बट वो जो चेंजेस थे ना वो नॉर्मल नहीं थे दोस्तों। वो ना ऐसे रात को ना घर में वॉक करना उन्होंने शुरू कर दिया था, और कभी कभी वो घर के अंदर ऐसे ही टहलते 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 ना घर के कोने में जहाँ सीढ़ी थी वहां पे जाके रुक जाते थे और ऐसे ऊपर को ना सीढ़ी से ऊपर को देखते रहते थे। पहले तो ये सब शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे रात को सोते सोते अंकल गायब हो जाते थे, बेड से उठ के चले जाते थे, और फिर जब वो ढूंढते थे तो पता लगता था कि वो सेकंड फ्लोर पे हैं, और वहां से फिर बेचारे सुबह सुबह इनको वापस लाते थे नीचे अंकल को। सायरा बोलती कि पापा के बिहेवियर में सडन चेंजेस आ गए थे, और उन्होंने ना ऑफिस आना भी बिल्कुल कम कर दिया था, बिल्कुल ना के बराबर ऑफिस आना कर दिया था। बातचीत करना घर में वो सब ना बस बहुत कम हो गया था उनका। सायरा मुझे बताती कि भैया मेरे जो डैड है उनको रात को नींद आना बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। उन्होंने कभी बताया नहीं क्यों, पर एक दिन डैड ने स्लोली मुझे बोला कि सायरा ऊपर मुझे रोज कोई बुलाता है। और अब सोच लो सायरा को क्या क्या डर लगा होगा सुन के, पर सायरा फिर भी पूछती है कि पापा कौन कौन बुलाता है आपको ऊपर। अंकल ने एकदम डेड वॉइस में सिर्फ एक शब्द बोला, बच्चा। और बस ये बोल के उन्होंने बात खत्म कर दी। और बस उसी दिन सायरा ने ये चीज रियलाइज करी कि इस घर में सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर किसी पे हुआ है तो वो उसके फादर हैं। शायद वो इन सबसे ज्यादा डरे हुए भी हैं। एंड एक कहते हैं ना कि मैन यूजुअली हाइड देयर फियर, अपना जो डर है, वनरेबिलिटी है, जो मर्द होते हैं वो बाहर दिखाते ही नहीं है, बट कई बार सबसे ज़्यादा इफेक्ट, सबसे ज़्यादा घबराए हुए वही होते हैं। अच्छा, सायरा के घर पे ना सेकंड फ्लोर पे एक रूम था जो कभी भी ना प्रॉपर्ली यूज नहीं किया गया था। उस रूम में सच कभी कुछ ऐसे अजीब नहीं लगा था, बट वो रूम ना काफ़ी ठंडा रहता था। और एक बार इन लोगों ने क्यूरियोसिटी वाइज टेम्परेचर चेक किया तो 7 से 8 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस था वहाँ पे, विदाउट एसी, विदाउट फैन। और ये बात जब आंटी ने अंकल को बताई तो अंकल का बस एक बस सिंगल लाइन में एक जवाब था कि 7 बजे के बाद इस कमरे को बंद रखा करो, बस। अब एक रात को करीबन 2:45 बजे सायरा अपनी मॉम के साथ उनके रूम में ही सो रही थी कि सायरा की नींद खुलती है एक आवाज से, ब्रीदिंग, हैवी ब्रीदिंग, जैसे कोई मॉम के बेड के पास खड़ा हो और जोर जोर से सांस ले रहा हो। सायरा ने सोचा मॉम होगी, पर मॉम तो डीप स्लीप में थी। ब्रीदिंग स्लोली स्लोली कायरा के ईयर के पास आने लगी, ऐसे जैसे कोई उसके शोल्डर के ऊपर झुका हो। सायरा ने बताया कि मैं डर के मारे हिल भी नहीं पाई भैया, मैंने आंखें बंद कर ली, पर ब्रीदिंग मेरे चीक को टच कर रही थी। फिर जब थोड़ी हिम्मत करके सायरा ने देखने की कोशिश करी तो उसने देखा कि वो उसके फादर थे जो उसके बगल में खड़े थे और एकदम उसके पास आके सांस ले रहे थे। सायरा जैसे ही देखती है वो एकदम से घबरा के चिल्ला पड़ती है। सायरा की मॉम और रुचि उठते हैं और फिर वो भी पापा पापा करके चिल्लाने लगते हैं, पर सायरा के जो फादर थे वो अपने सेंसेस में नहीं थे। वो उनको पकड़ते हैं और हिलाते हैं, और हिलाने के बाद जब वो अपने कॉन्शियस में आते हैं तो उनको ये सब कुछ भी याद नहीं होता। ये सब इतनी अजीब चीजें हो रही थी दोस्तों इस घर में कि मतलब कैसे बेचारी सायरा ने ये सब चीजें करी होंगी, कैसे उसकी मॉम ने, उसकी बहन ने सब चीजें झेली होंगी। और सायरा कहती कि ये जो भी चीज़ हो रही थी ये ऐसा नहीं कि एक सी हो रही है, ये इंटेंसिफाई होते जा रही हैं, ये बढ़ते ही जा रही हैं। सायरा के जो फादर हैं अक्सर उनको कुछ याद ही नहीं रहता था, उनकी याददाश्त बिल्कुल कम हो चुकी थी। अंकल बिल्कुल बदल गए थे, वो वैसे थे ही नहीं जैसे 1 साल पहले थे वो। ये लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं, देन इवेंचुअली ये पंडित जी को घर बुलाते हैं। ये वही पंडित जी हैं जो पहले भी आए थे। पंडित जी इस बार आते हैं, इस बार एक बहुत बड़ा यज्ञ कराते हैं, हवन कराते हैं वहाँ पे। पंडित जी बोलते हैं देखो भाई साहब इस बार ये घर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, बिकॉज ये जो भी शक्ति है बहुत शक्तिशाली है, जो भी है ये स्पिरिट कह लीजिए, काली ताकत कह लीजिए, जो भी चीज़ यहाँ पे है ये बहुत ताकतवर है और आपका सब कुछ ले लेगी। और ये बता के पंडित जी वहां पे अपने हवन को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, फिर पंडित जी चले जाते हैं। दोस्तों इसके आगे का जो पार्ट है ना ये तो बिल्कुल दिल दहलाने वाला पार्ट है। हवन जो किया गया था इस घर में बड़ा ही ग्रैंड हवन किया गया था, और उस हवन के बाद कुछ हद तक चीजें काफी नॉर्मल हो गई थी। परिवार ने भी सोचा यार अब क्या पता चीजें
नॉर्मल हो जाएं, क्या पता उनकी लाइफ नॉर्मल पटरी पे आ जाए। अंकल जो है थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, वो अपनी जॉब पे जाने लगे थे। आंटी बहुत ज्यादा रिलीजियस हो गई थी, तो पूरे दिन वो पूजा पाठ में लगी रहती थी। रुचि अपनी पढ़ाई वगैरह रिज्यूम कर चुकी थी और सायरा अपनी लाइफ में ना फाइनली थोड़ी सी स्टेबिलिटी महसूस कर रही थी। पर दोस्तों, अब वो कहते हैं ना कि जो रियल हॉन्टिंग है ना, वो कभी खत्म नहीं होती, वो बस साइलेंट हो जाती है कुछ टाइम के लिए, जस्ट लाइक द काम बिफोर द स्टॉर्म। दोस्तों, काफी महीने बीत गए थे और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि एक दिन सायरा सुबह पढ़ाई करने के लिए 4 बजे उठती है। वो 4 बजे उठ के बस बाहर की तरफ जाने लगती तो देखती है कि उसके फादर चुपचाप चल के कहीं को जा रहे हैं। सायरा अपने पापा को ऐसे जाते हुए देख के वो बिल्कुल घबरा जाती है। वो सारी चीजें उसके दिमाग में वापस आ जाती हैं, पर वो बेचारी चुपचाप वहां पे बिल्कुल क्वाइटली, डरती तो बहुत है पर क्वाइटली वेट करती है और सुबह होने का इंतजार करती है। सुबह होते ही वो फटाक से अपनी मम्मी के रूम में जाती है और अपनी मम्मी और अपनी बहन को बताती है ये सब चीजें। और फिर आंटी, रुचि और सायरा वो तीनों जाते हैं देखने के लिए कि पापा क्या कर रहे हैं। वो देखते हैं कि अंकल 3rd फ्लोर पे बस खड़े हुए हैं। पूरी रात वहां पे खड़े थे वो। सायरा अंकल का हाथ पकड़ती है और बोलती है पापा पापा, और अंकल कोई रिएक्ट नहीं करते। सायरा उनका हाथ पकड़ के फिर से बोलती है पापा चलो नीचे चलो पापा, और जैसे भी बोलती है तो अंकल फेंट हो जाते हैं और सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं। फॉर्चुनेटली वहां पे क्योंकि ये तीनों लोग होते हैं तो अंकल को चोट नहीं आती और बड़ी मुश्किल से उनको नीचे उतार के ग्राउंड फ्लोर पे लाते हैं। जैसे तैसे अपने पापा को लोग नीचे लिविंग रूम में लिटा देते हैं, फिर पंडित जी को कॉल करते हैं। पंडित जी आते हैं, पंडित जी आके फिर कुछ टीका वगैरह करते हैं, विभूति लगाते हैं, कुछ उनको पिलाते भी हैं, और तब जाके अंकल थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है फिर से सायरा को, रुचि को और आंटी को। और अंकल तो बेचारे वो तो वैसे ही डिसोरिएंट से हो गए होते हैं। अब ये संडे की बात है और उस दिन अंकल ना सुबह से थोड़े से ऑफ लग रहे थे, नॉर्मल से ज्यादा ही साइलेंट थे वो कुछ। वो शाम को वो आंटी को बोलते हैं कि मैं थोड़ा फ्रेश एयर लेने बाहर जा रहा हूँ, और आंटी ने भी सोचा कि यार ये बाहर जा रहे होंगे गार्डन में कहीं, है ना, टहलने के लिए, नॉर्मल ही है। पर 20 मिनट हो गए और अंकल वापस नहीं आए। सायरा आंटी को बोलती कि मैं ना मम्मी एक बार देख आती हूँ, बहुत देर हो गई है। सायरा बाहर जाती है तो वहां पे अंकल नहीं थे। वो कहती है यार कहीं गेट से बाहर तो नहीं चले गए, तो वो गेट के बाहर जाती है तो वहां पे भी वो नहीं थे। फिर वो देखती है कि यार गेट तो लॉक्ड है अंदर से, और फिर उसको क्लिक होता है कि ओह शिट, कहीं पापा फिर से ऊपर तो नहीं चले गए। सायरा अंदर जाती है और मम्मी और रुचि को ये बात बताती है, और फिर तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर की तरफ वो जाने लगते हैं, यानी कि 2nd फ्लोर की तरफ को। 2nd फ्लोर के पास पहुंचते ही ना एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आई सायरा को, मेटालिक रस्ट की जैसी स्मेल या फिर ब्लड की जैसी स्मेल। इन तीनों का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगता है। धीरे धीरे चलते हुए ये उस कॉर्नर वाले रूम के पास पहुंच जाते हैं। वही रूम दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था ना, जो हमेशा से ठंडा रहता है। वो डोर हल्का सा ना खुला हुआ था, और जैसे ही सायरा ने उस दरवाजे को धक्का दिया, उसने देखा कि उस कमरे के बीचों बीच उसके फादर पड़े हुए थे, गिरे हुए थे। वो सीधे अपने पापा के पास गई और उन्होंने देखा कि उनकी नेक के पीछे एक छोटा सा बर्न मार्क था, जैसे कोई छोटी सी चीज से चाप दिया गया हो। ऐसा देख के लग रहा था जैसे किसी छोटी सी उंगली है जिसे जला के वहां पे चापा हो। और उनका फेस बिल्कुल फ्रोजन एक्सप्रेशन में था, आईज वाइड ओपन, जैसे किसी को देख के शॉक में चले गए हो। अंकल को ऐसे देख के सायरा की मॉम बेचारी, वो भी अपनी सूद-बूद छोड़ देती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। उठो सायरा के पापा, उठो। उनको पकड़ के हिलाती है, उठो आपको उठना पड़ेगा, उठो। एक तो आसपास कोई नहीं था, ना कोई पड़ोसी, ना कोई आदमी, कोई हेल्प नहीं थी उनके पास। सायरा बहुत हिम्मत करती है और एम्बुलेंस बुलाती है, पर सायरा को पता था कि उसके फादर अब जा चुके हैं। वो कुछ कहती नहीं है, बस वो चुपचाप एम्बुलेंस बुला लेती है। तीनों जब अंकल को हॉस्पिटल लेके पहुंचते हैं तो डॉक्टर देखते ही बोल देते हैं कि इनकी डेथ करीबन कुछ घंटे पहले हो चुकी है। और ये सुन के इनकी जो मॉम थी, सायरा की मॉम थी, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है, और सायरा और रुचि भी बिल्कुल रो रो के बेचारे बेहाल हो जाते हैं। अंकल का पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम में सर्टेन थिंग्स नॉर्मली थी। कॉग्निटिव हार्ट फेलियर मार्क किया गया था, पर जो चीज़ अननेचुरल थी वो ये कि डैड के गले के पीछे जो मार्क था ना, वो जो मैंने बताया था ना आपको, एक छोटी सी फिंगर से चेप के लगा दिया गया था, तो वो एक बहुत ही छोटी बच्चे की फिंगर का मार्क था। अब वहाँ से सायरा के डैड को घर लेके आते हैं और सारे रिलेटिव्स पहुँचते हैं, ऑफिस के कॉलीग्स भी आते हैं, सायरा के डैड का क्रियाक्रम करते हैं। देन सायरा की मॉम बिल्कुल बेचारी टूट चुकी होती है वो, लेकिन सायरा ने जिस तरीके से सब कुछ हैंडल किया, शी वॉज वेरी 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 ब्रेव दोस्तों। एंड एक्चुअल में सायरा, यू आर वेरी ब्रेव, ट्रस्ट मी। दोस्तों, आपको पता है ना, जब घर में किसी की डेथ होती है तो बहुत ही मातम का माहौल हो जाता है, पर वो माहौल परमानेंट नहीं होता है। जो डायरेक्ट फैमिली है, जैसे कि तीनों, माँ और दोनों बेटियाँ, इनका दर्द तो कोई नहीं जान पाएगा, बट हाँ इवेंचुअली घर में वो रोना धोना थोड़ा कम हो जाता है। और जब वो रोना धोना कम हुआ तो फिर
थोड़ा सा हो गया कि आंटी भी थोड़ी सी फिर अब नॉर्मल होने लगी। ऐसी कई रातों से तो आंटी सोई नहीं थी, पर इवेंचुअली एक रात उनको नींद आती है और सुबह जब वो उठती है, वो इन दोनों को बुलाती है और ऐसी बात बताती है ना कि भाई इनके होश उड़ जाते हैं। आंटी बताती है कि रात को जो अंकल है ना, रात को अंकल सपने में आए इनके। अंकल बोलते हैं कि अब मैं इसी घर में हूँ विद्या, तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग बहुत खराब है। और बस अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि भैया ये घर ये लोग छोड़ देंगे। अब दोस्तों सायरा, उसकी मॉम और रुचि जैसे जैसे पैकिंग करने लगते हैं ना, वो फुटस्टेप्स की आवाज़ और तेज़ होने लगती है और ये लोग भाई इनकी फट जाती है, बहुत घबरा जाते हैं। ये बस अपना एसेंशियल सामान लिटरली दरवाजे से बाहर फेंक देते हैं और ये लोग बाहर आ जाते हैं और दरवाजे पे बाहर से ताला लगा देते हैं। और वो दिन है और आज का दिन है, ये लोग उस घर के अंदर कभी नहीं गए दोबारा। उसके बाद ये लोग अपने गाँव आ गए बिहार में और वहीं पर ये लोग अभी फिलहाल रह रहे हैं। और इनके साथ ये जो भी चीज़ें हुई हैं ना उस घर के अंदर, ऑब्वियसली वो स्कार्स तो हमेशा अंदर रहते ही हैं। ऑब्वियसली अपने यार पापा को खो दिया उन्होंने, बट जब एक गांव के घर में शिफ्ट हो गए तो वहाँ पे सब पैरानॉर्मल चीज़ें और ये सब चीज़ें नहीं हुई, तो इनको धीरे धीरे थोड़ा बेटर फील होने लगा। सो दोस्तों ये थी सायरा की कहानी एंड भाई बड़ी क्रेजी सी कहानी थी। और एट पार्ट मुझे लगने लगा ये कहानी ना थोड़ी अनरियल सी भी है, पर जब सायरा बताती थी कहानी मेरे को, तो भाई तुम किसी के जब इमोशन के साथ और जब किसी की लैंग्वेज में कहानी सुनोगे ना, जब सामने वाला बता रहा है जिस पे बीती हुई है, तो भाई कैसे नहीं मानोगे इन चीज़ों को आप। और बस मैं ये होप करूँगा कि सायरा यार, यू बीन अ वेरी ब्रेव गर्ल एंड आई जस्ट होप कि फ्यूचर में आपके साथ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हों, आपको वो सब मिले जो आप अचीव करना चाहते हो, जितना आपने मेहनत करी, जो पढ़ाई करी। एंड आई जस्ट होप द सेम फॉर योर सिस्टर ऑल्सो। एंड दोस्तों यही थी सायरा की कहानी एंड आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।